है ना। कोर पाइथन तो सबका हुआ होगा, तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। कोर में क्या ही आता है कि थोड़े बहुत लिस्ट है, डिक्शनरी है ना। अरे होता है पाइथन में, होता है क्या? ओके, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैट को। ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक को। स्टैटिस्टिक में हम क्या क्या लेंगे, तो स्टैटिस्टिक में आपका सबसे पहले तो बेसिक रहेगा लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा में क्या आता है, मैट्राइसेस। लीनियर अलजेब्रा में क्या आएगा, वेक्टर्स एंड मैट्राइसेस। देन हम स्टार्ट करेंगे measure of central tendency. Okay, measure of central tendency। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, एसटीडी माने स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो है इसमें आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा। देन आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक साथ में होगा आपका इन्फरेंसेस या फिर इन्फरेंस स्टैटिस्टिक। ओके, देन हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस वर्सेस डिस्क्रिप्टिव आएगा। देन आएगा आपका देन क्या आएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल। देन आएगा आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देन प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी आएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपका होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले तो बेसिक आएगा, देन उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, देन नहीं कॉज प्रोबेबिलिटी अभी नहीं सीखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ओके, शायद स्टैटिस्टिक का बेसिक जो है वो इतना ही है और इतना भी चाहिए। ओके, तो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक में हम इतना पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा जहाँ पे वेक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनमें बहुत कुछ आएगा। इनके डॉट प्रोडक्ट्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, वन मैट्रिक्स क्या होता है, इनके मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम किस तरीके से होते हैं, वो सब कुछ आएगा। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है, कहाँ पे कौन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, कहाँ पे इश्यू हो सकता है, सब कुछ पढ़ेंगे। देन तीसरा आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है या फिर वो तो हम बाद में पढ़ेंगे।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, इन्फरेंस स्टैटिस्टिक क्या होता है वो देखेंगे, हाइपोथेसिस वर्सेस डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है वो हमें पढ़ना होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद सेंटर लिमिट थ्योरम क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये सब होने के बाद सबसे बड़ा टॉपिक आता है आपका जो कि प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये अगर आपको आता है, ये अगर आपको पता है तो यस आपके मशीन लर्निंग के मॉडल सही बनते हैं। देन उसमें हम सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है आपका बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक जो हम पढ़ेंगे विदाउट लैपटॉप, जहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप की। आप ये करोगे नोटबुक पे, मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड पे। ओके, ये सब कुछ बोर्ड पे रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा बोर्ड की याद आई, आपको एक ये बनाना है, नोटबुक बनाना है ना। एक दो नोटबुक आपका आराम से भर जाएगा एट द एंड, जब तक आपका एंड होगा डेफिनेटली भर जाएगा। ओके, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें लिख के देता हूँ मैं, बहुत कुछ लिख के देता हूँ यहाँ पे, हर छोटी बड़ी चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं बोल देता हूँ लिख लो करके। साथ में आपके ये भी खुद के ये भी निकालने होते हैं, आपको नोट्स भी निकालने होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइक सर ने नहीं बोला तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपको खुद के भी नोट्स बनाने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि पीपीटी से पढ़ाना या फिर ये करना वो मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। पीपीटी से होता क्या है बेसिकली कि मेरे सामने पीपीटी रहती है तो ऑब्वियस से मुझे वो पढ़ना होगा, पढ़ के बताना होगा, तो वो स्टाइल ही नहीं है, वो पसंद ही नहीं है मेरा। सिंपल ये रहेगा कि कल क्या देखा था उसके बेसिस पे आज क्या इंपॉर्टेंट है हम वो देखेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। आपको भी उसी तरीके से चलना होगा। आपको रेफर करने के लिए आपके नोट्स इज द बेस्ट। अब होता क्या है, मैं खुद प्रीफर नहीं करता किसी और के नोट्स। ओके, मेरा ये चलता है कि जब भी जरूरत पड़ी किसी नए टॉपिक के बारे में पढ़ो, या तो बुक्स उठा लो, नहीं तो सीधा गूगल स्कॉलर पे जाओ, किसी का रिसर्च पेपर उठाओ। बुक्स या फिर रिसर्च पेपर पढ़ने से बेनिफिट ये होता है कि एक चीज ढूंढने जाते हैं 100 चीजें पता चलती है ना। इसकी वजह से नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, नॉलेज अच्छे से मिलता है, हर एक छोटी बड़ी चीज में इंसान 100% दे पाता है। तो नोट्स रेफर करना किसी और के या फिर पीपीटी के थ्रू जाना, ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है। वी आर नॉट लाइक कि हमें कोई एक एग्जाम क्रैक करनी है ना। हमें अगर एग्जाम क्रैक करनी होती तो बेस्ट है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट मार्क लो, 100 में से 99 टॉप कर दिया आपने, हो गया काम। नो, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो हमें एक ऐसी चीज ये करनी है, ऐसी चीज टैकल करनी है जिसमें बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो हमें उस तरीके से सोचना होगा और उसी तरीके से करना होगा। तो हम तो करेंगे ही, लाइक यहाँ पे तो मैं तो लिख के दूंगा ही, आपने खुद ने भी बहुत कुछ लिख के लेना है। आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है कहीं पे कोने पे लिखो, कहीं पे साइड में लिखो, कहीं पे भी लिख के रखो, लिखनी है चीजें। ओके, एक और चीज अभी बोल दे रहा हूं आपको कि मैं कुछ भी नहीं बोलता। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, कोई मेरे क्लास में फोन पे भी बात करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो उसे बोले कि भाई तू फोन पे बात मत कर, क्योंकि ऑब्वियस है मैंने आपको पैसा दे के नहीं बुलाया है ना, कि भाई एक काम करो 1 लाख रुपए ले लो और मेरे क्लास में आके बैठो। आपने अपने जेब से पैसे निकाल के मेरे जेब में डाले हैं कि सर मुझे ये पढ़ाओ, और उस टाइम में जो मैं आपको दे रहा हूं एज अ टाइम में दे रहा हूं ना, जो आपने पैसा दिया है मुझे, मैं आपको एज अ टाइम में उसे रिटर्न कर रहा हूं, एज अ नॉलेज में अगर रिटर्न कर रहा हूं, तो आपका काम वही है कि वो ले लेना है। तो मुझे दिख जाता है, मुझे समझ में आता है कि कोई स्टूडेंट मोबाइल में देख रहा है, कोई स्टूडेंट लैपटॉप में देख रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोलता। स्टूडेंट को एडवांटेज लगता है कि चलो सर कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अगर उसे जरूरत है तो वो करेगा, है ना। इट इज नॉट लाइक कि आप 7वीं 8वीं क्लासेस में हो या फिर आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो और आपको लाइक कोई एक एग्जाम क्रैक करनी है, तो कल एग्जाम है तो लाइक पहले दिन हम क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे, नहीं तो कल हमारा सबमिशन तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये चीजें ध्यान में रखो। तो जब जरूरत है बोर्ड पे 100% ये होना चाहिए आपका, या फिर अगर स्क्रीन पे दिखा रहा हो तो स्क्रीन पे 100% ये होना चाहिए। हाँ, नोट्स निकाल रहे हो, ये कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन मोबाइल में लगे रहना या फिर ये करना, तो मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलता हूँ। लेकिन ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। तो आपका 100% चाहिए इन द सेंस कि मुझे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो वो इसके लिए नहीं है कि जो मेरे सामने बैठे स्टूडेंट है बस उनके लिए रहेगा।
वो क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, आपको भी उसका आंसर देना पड़ेगा, है ना। ये कंपलसरी होता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि चलो आप ऑनलाइन हो तो आपने नहीं भी बताया, या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट में से भी कोई सोचता है कि चलो मैंने नहीं बताया तो क्या हुआ, बाकी के तो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं हर बार जस्ट लाइक अभी भी आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि कौन बोल रहा है, तो ये चीज नोटिस की जाती है, मेरी तरफ से भी नोटिस की जाते हैं, एंड यू कैन सी हियर ऑपरेशन टीम भी यहाँ पे है, तो उनकी तरफ से भी नोटिस की जाती है। ओके, ऑपरेशन टीम, ये दिख रहा है 3 आ रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मैं यहाँ पे हूँ, ये ऑपरेशन टीम है, तो वो भी देख रहे हैं हर छोटी बड़ी चीज। तो आपको इन चीजों में, क्योंकि ऑब्वियस है आगे जाके आपके टेस्ट होंगे, आगे जाके आपके प्रोजेक्ट होंगे, और उसमें अगर कुछ भी नहीं आता है, सामने से कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बस 100% आपका ये चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ये तो हो गया कुछ लाइक इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से। थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं पाइथन से, है ना, कि पाइथन कितना आता है, क्या आता है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो पाइथन का अभी थोड़ी देर पहले कोई एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि पाइथन में एरे होता है क्या, तो यस नो। पाइथन में एरे है? नहीं है। कुछ लोग ऐसे कुछ देख रहे हैं कि पाइथन पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, पाइथन में आपने कभी एरे पे काम किया है? लिस्ट होती है, लिस्ट है, टपल है, लेकिन एरे नहीं है। ओके गुड। पाइथन में वैसे भी एरे नहीं है इतना डरो मत लाइक ये नहीं है कि अभी कुछ नया ही निकलेगा। पाइथन में एरे नहीं होता है, उसके कुछ बेनिफिट भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन ठीक है, एरे नहीं है तो सही है। अब बात आती है कि पाइथन में टाइप ऑफ डेटा कितने होते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि पाइथन में डेटा टाइप होते हैं क्या? होते हैं। ओके, कौन से होते हैं? ओके, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुलियन और कॉम्प्लेक्स। ओके, और बस इतने ही होते हैं। ओके, सेकेंडरी कौन से होते हैं? ओके, पाइथन में कैरेक्टर होता है? यस नो? होता है। कैसा होता है? अच्छा, वो कैरेक्टर होता है। ओके, पाइथन में डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? हम ऐसा देते हैं क्या, इंटीजर a = 10? मुझे पहले ये बताओ कि पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट तक का पार्ट सबका हो रखा है? खत्म किसका किसका हुआ? पाइथन खत्म हो गया। ओके, आपका 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 भी, मतलब सब, लगभग सभी लोगों का पाइथन खत्म हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट तक तो सबका आ ही गया होगा, लगभग सबका आ ही गया होगा, फंक्शन भी हो चुके होंगे। ओके, तो पाइथन में कैरेक्टर या फिर कौन सा भी डेटा टाइप हम कैसे चेक कर सकते हैं? टाइप। तो मुझे कैरेक्टर निकाल के दिखा सकते हो? जब हम टाइप देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है? कैरेक्टर नहीं, किसी भी डेटा टाइप का, किसी भी डेटा टाइप का। आपने आज तक क्या क्या यूज किया है? पाइचाम यूज किया है? यस सर। मेरे पास पाइचाम तो है नहीं, मेरे पास कुछ अलग ही है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? आपको भी स्क्रीन दिख रही है? आपको भी क्लियर है? ओके, यस सर। वैसे आप में से कोई है कि चलो आज फर्स्ट पहला लेक्चर है, तो लाइक आपके दोस्त, पहला लेक्चर है तो ज्यादा कुछ ये नहीं होगा तो आज कैंसिल कर देते हैं, कल से देखेंगे, ऐसा कोई है क्या? एक सर वो मेरा दोस्त है, वो आने वाला था लेकिन उसको लगा कि आज क्या ही होगा तो उसने छोड़ दिया कि यार नहीं रहने दो, बाद में जाते हैं, ऐसा है क्या कोई?
अगर वो वाली कैटेगरी आप में है कहीं तो अभी दोस्ती तोड़ दो, मेरा वही कहना है। अटेंडेंस सबका हो गया, साइन हो गया, आपका नहीं हुआ, करो नाम डालो, साइन करो। ओके सब लोगों का पाइथन यहीं पे हुआ है, यहीं पे हो गया, ओके ठीक है। नहीं नहीं रहता है, कोई कोई बाहर से पढ़ के आता है, यहाँ पे सीधा मशीन लर्निंग के लिए आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है ना, होता भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई है क्या। ओके फॉन्ट दिख रहा है ना। अगर मैं करूँ यहाँ पे मेरे पास मान लो a इज इक्वल टू मैंने लिखा I या फिर P, ओके। अब इसका टाइप कैसे चेक करेंगे हम, प्रिंट की जरूरत है क्या, पाइथन में जरूरत होती है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ओके। क्या आ गया, ये तो कैरेक्टर नहीं आया, ओके डबल कोट्स में डाला इसलिए। b इज इक्वल टू मैंने कर दिया क्यों, सॉरी ये भी स्ट्रिंग है क्यों, एक और लिखना है क्या, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर जो भी लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, मे बी इसीलिए ये लिख रहा है ना, हाँ। तो पाइथन जो भी लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखता है, इसलिए शायद नहीं ले रहा होगा क्या, इसलिए दिखा रहा होगा वो स्ट्रिंग, इसलिए दिखा रहा होगा वो स्ट्रिंग, ओके। कैम्ब्रियम मैथ कहाँ गया, मैथ तो ये रहे इसमें, ओके अब शायद सही है। तो पाइथन में कैरेक्टर का कोई डेटा टाइप नहीं होता है, देयर इज नो डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर इन पाइथन, ओके। पाइथन जो भी डील करता है वो सीधा स्ट्रिंग में करता है, हर चीज उसके लिए स्ट्रिंग ही है, ओके। देन अब डेटा टाइप का ये आया ही है, तो कौन से म्यूटेबल होते हैं और कौन से इम्यूटेबल होते हैं, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि म्यूटेबल क्या है और इम्यूटेबल क्या है। चेंजेबल, लिस्ट म्यूटेबल, हाँ म्यूटेबल है, लिस्ट टपल इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होता है, क्या फर्क है दोनों में, म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या फर्क है, टपल में चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल में हम चेंज कर सकते हैं, तो लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, ओके। मान लो कि मेरे पास एक टपल t है या फिर t1 है, ओके। इसमें मैंने लिख दिया ये वाला और मैंने t1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। t1 इज इक्वल्स टू अब ये तो हो गया, डबल है कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट आपके लिए जो आंसर देने की लाइन है वो हर टाइम खुली है, और ये हर क्वेश्चन 7 करोड़ का है ना, 7 करोड़ है ना। वेरिएबल को रीअसाइन किया, ओके वेरिएबल को रीअसाइन किया, आपका एक कमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ,
रीअसाइन, वेरिएबल रीअसाइन किया है। ओके, आपका कहना है कि 3 की जगह हम दूसरा और कुछ नहीं ले सकते। ओके, ठीक है, चलो ये एक आंसर सही है। ओके, ये एक आंसर सही है और यही पे बेसिस होता है कि यहाँ पे 1 2 3 को मैंने चेंज करके 4 5 6 नहीं बनाया। मैंने क्या किया, सीधा ही एक नए वेरिएबल में, है ना, एक नए सॉरी उसी वेरिएबल में एक नया डेटा डाल दिया है। मैंने पुराने डेटा को चेंज नहीं किया है, पुराना डेटा अभी भी वहीं पे है, तो फिर यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है ना? पुराना डेटा अभी भी अगर वहीं पे है तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? ये भी तो क्वेश्चन है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पता है आपको पाइथन का? पाइथन किस तरीके से वैल्यू स्टोर करता है मेमोरी में? You must know this. You must know. आपका थोड़ा सा लैपटॉप ये कर लो, ये वहां पे लेता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है और थोड़ा बहुत ही जानेंगे हम। सॉरी, ये अलग है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। पाइथन का क्या हो गया? लेस प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे समझा देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको स्क्रीन दिख रहा है, सॉरी बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस, अरे अरे क्या है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, ये मुझे कुछ समझा नहीं। अगर मीन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो, आपको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। वहाँ पे मार्कर है कि नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट ये भी नहीं बता रहे कि उनको बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं कुछ। आई डोंट नो, दिख रहा होगा तो। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है? यस सर। एक मिनट, आपकी आवाज शायद मुझे नहीं आ रही है, मैंने आवाज चेंज कर दी थी। स्पीकर, हाँ अब बोलो, अब आ रही है आवाज? सॉरी, दिख रहा है बोर्ड? यस सर, दिख रहा है। क्या लिखा है बोर्ड पे? कुछ नहीं सर, ड्रॉ किया है कुछ तो। दोस्तों ड्रॉ किया है? आपने पाइथन सीखा है ना? पाइथन ही तो है ये, है ना? पाइथन नहीं है क्या ये? पाइथन को शॉर्टकट में ऐसा ही लिखते हैं, पाइथन। ओके, कोई नहीं, समझो। पाइथन में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो पाइथन में दो टाइप का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है स्टैक, दूसरा होता है ये। ध्यान से सुनो, ओके? बाद में लिख भी लो, अभी ध्यान से सुनो। स्टैक और हीप। जो स्टैक मेमोरी रहता है, स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं आपके वेरिएबल्स, उसे हम क्या कहेंगे? रेफरेंसेस। उसे हम क्या बोलेंगे?
ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्टैक मेमोरी में। हिप में क्या रहता है? एक्चुअल डेटा कहाँ पे रहेगा? हिप मेमोरी में स्टोर रहेगा। अब ये होता कैसे है काम, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अभी जो मैंने लिखा था, कितना लिखा था? ए इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? पी लिखा था अभी के इसमें एग्जांपल में, ए इक्वल टू पी लिखा था। पी यहाँ पे रहेगा, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा? ओके, ए रहेगा यहाँ पे, ओके, वहां पे पी और यहाँ पे ए रहेगा। अब ये जो पी जिस मेमोरी पे बैठा है ना, पी, ऑब्वियसली अगर मैंने स्टोर किया है तो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो वो स्टोर हो गया ना, कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो अगर वो जिस भी लोकेशन पे वो स्टोर हुआ है, जिस भी लोकेशन पे उसने खुद को रखा है, ओके, उस लोकेशन का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, डेफिनेटली होना ही चाहिए। बाकी सब कुछ छोड़ो, मान लो ये कोई एक स्टोर रूम है, ये कोई स्टोर रूम है, अगर मैं यहाँ पे एक कागज भी फेंक दूं तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो राइट वाली वॉल है इससे 30 सेंटीमीटर पे है, लेफ्ट वाली वॉल से 120 सेंटीमीटर पे है, इस हिसाब से मतलब कोई ना कोई एड्रेस तो है ना उसका वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये जो पी बैठा है या फिर पी लिखा है तो इसका भी तो कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, है ना। मेमोरी एड्रेस पता है क्या होता है? मेमोरी एड्रेस क्या होता है? अगर ये मेरी मेमोरी है तो इसमें इस तरीके से ब्लॉक रहता है, इस तरीके से ब्लॉक रहता है। अगर ये पी कहीं यहाँ पे स्टोर है तो इसका एक एड्रेस रहता है। क्लियर? ओके, अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि ये मेमोरी रहती है, इस तरीके से ब्लॉक रहते हैं, स्क्वायर ब्लॉक, और उन स्क्वायर्स में जिस स्क्वायर पे ये बैठा है, पी बैठा है, वहां पे क्या रहता है? एड्रेस रहता है, वहां पे एक एड्रेस रहता है मेमोरी का। वहां पे क्या रहेगा? मेमोरी का एड्रेस रहेगा। क्लियर है? अब इस मेमोरी का जो एड्रेस है, मान लो पी के लिए एड्रेस कुछ इस तरीके से है 0x1234 मान लेते हैं, ये पी का एड्रेस है। यहाँ पे जो पी बैठा है उस लोकेशन का एड्रेस क्या है? 0x1234। 0x क्यों लिखा मैंने? मेमोरी में एड्रेस जो होते हैं वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होते हैं, लिख लो ये चीज। मेमोरी एलोकेशन हमेशा कैसे होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। मेमोरी एलोकेशन हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। इसलिए मैंने 0 लिखा, x लिखा, मतलब एक नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A to F सारे ये आते हैं वो, एंड देन नंबर्स। तो मेमोरी एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो ये जो ये है, ये मेमोरी एड्रेस है। A जो है, ये अपना A जो है, ये कभी भी P को डायरेक्टली होल्ड करके नहीं रखता है, कभी नहीं रखेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या करेगा? इस मेमोरी एड्रेस को दिखाएगा। ए को खुद नहीं पता होता है कि उसने कौन सा डेटा स्टोर किया है। ए को क्या पता होता है? सिर्फ मेमोरी एड्रेस पता होता है, नथिंग एल्स। ये जो ए है इसे क्या पता है? सिर्फ ये मेमोरी एड्रेस, ओके, ये मेमोरी एड्रेस। उसे ये नहीं पता है कि इस मेमोरी एड्रेस पे क्या है, नो, ये नहीं पता है, ओके। ए को सिर्फ इतना पता है कि वहां पे पी है। सिमिलर वे से, ओके, इसके ऊपर लिखता हूं मैं, सिमिलर वे से यहाँ पे हाँ यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैंने बनाया कि t इज इक्वल्स टू 1 2 3, ओके, ये लिखा मैंने, तो यहाँ पे किस तरीके से स्टोर होगा? यहाँ पे कहीं पे 1 2 3 रहेगा, उसके नीचे मान लो उसका मेमोरी एड्रेस, और यहाँ पे t को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है, ओके। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो मैं ये 1 की जगह इस मेमोरी एड्रेस पे दूसरा वेरिएबल, दूसरा डेटा नहीं ला सकता, ओके। इस 1 के एड्रेस पे, इस 2 के एड्रेस पे, 3 के एड्रेस पे दूसरे एलिमेंट लाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये क्या है? इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने कर दिया t इज इक्वल टू 4 5 और 6, तो इस मेमोरी में अब तक मान लो, चलो यहाँ पे दिखा देता हूं, अब तक मान लो t जो है ये 1 2 और 3 का कोई मेमोरी एड्रेस जो है उसे रेफर कर रहा था, मान लेते हैं कि अब तक उसे रेफर कर रहा था। अब 4 5 और 6 का जो मेमोरी एड्रेस रहेगा, ये रेफरेंस यहां से निकल पे कहां पे आएगा?
इस पे आएगा। अब इसका क्या, इसके लिए इसको दिखाने के लिए तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये डेटा तो मेरा लॉस हो गया है ना। मेमोरी में पहले बन गया, इसमें कोई तो ये लिया होगा, 1 KB तो लिया होगा एटलीस्ट, 1 किलोबाइट तो लिया होगा, यस नो। अगर 1 किलोबाइट भी उसने लिया है तो ये तो मेरा प्रॉब्लम हो गया, एक्स्ट्रा डेटा रह गया ना मेमोरी में, क्योंकि हमने क्या किया, बस टी का रेफरेंस चेंज कर दिया। पहले वो किसे दिखा रहा था, ये भाई साहब को, अब किसे दिखा रहा है, ये भाई साहब। ओके, एक्चुअल में चेंज हुआ है क्या, ये 1 2 3 चेंज होके 4 5 6 आया है क्या, नहीं। 1 2 3 को अब तक जो रेफरेंस दिखा रहा था वो ही टी अब किसको रेफरेंस दिखा रहा है, 4 5 6 को रेफरेंस दिखा रहा है, यानी कि 4 5 6 की तरफ उंगली दिखा रहा है कि मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये डेटा है। इस तरीके से होता है। ओके, मेमोरी एलोकेशन जस्ट लाइक कि अगर मैं मान लो कि अब तक आप जिस भी मैडम के पास, सर के पास पढ़ रहे थे, आई डोंट नो अबाउट इट, अब तक क्या था, आपके ट्रेनर कौन है या फिर आपके इंस्ट्रक्टर कौन है, तो वो आप उनकी तरफ दिखा रहे थे कि ये मेरे इंस्ट्रक्टर है। लेकिन इसके बाद आपने अपना रेफरेंस क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब आपके इंस्ट्रक्टर मैं हूं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई साहब निकल गए, ऐसा है क्या, नहीं, वो अभी भी वहां पे है, बस आपने आपका रेफरेंस क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसके बाद अगर कोई पूछता है कि आपके ट्रेनर कौन है, तो पवन सर है ना। इससे पहले अगर कोई पूछता तो जो भी है। ओके, क्लियर है। यही यहाँ पे हो रहा है कि टी को हमने पहले पूछा तो उसमें क्या था, 1 2 3, क्यों, क्योंकि 1 2 3 का रेफरेंस दिखा रहा था। अब वो किसका रेफरेंस दिखा रहा है, 4 5 6 का रेफरेंस दिखा रहा है, इसलिए अभी इसमें क्या है, 4 5 और 6। तो क्या 1 2 3 चेंज हो गया, नहीं, 1 2 3 जैसे कि वैसा है। लेकिन ये गया कहां पे, तो अगर आपने नाम सुना है कहीं पे भी, गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर नाम का एक बंदा होता है पाइथन इंटरप्रेटर में या फिर पाइथन के कंपाइलर में। ओके, वो क्या करता है, ये जो 1 2 3 है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, ये उसे मेमोरी से डिलीट कर देता है, वो रखता नहीं है। नहीं तो ये मेमोरी क्या करेगा, वो आज बना दिया, कल दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, ऐसे मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मेमोरी भर रही है, लेकिन वो डेटा है ही नहीं कहीं पे, क्यों, क्योंकि उसके लिए रेफरेंस ही तो नहीं मेरे पास। तो इसके लिए ऐसे डेटा को क्या किया जाता है, पाइथन के थ्रू गार्बेज कलेक्टर आता है और उस सबको साफ कर देता है। ये भाई साहब ये प्रॉब्लम है ना। तो इसे हम एक मेमोरी एलोकेशन कहेंगे पाइथन में। अब लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में हम अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट में एक एक चीज को हम अपडेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि यही 1 2 3 अगर लिस्ट में होते तो 1 की जगह अगर मुझे 4 लिखना है तो 100% मैं 1 को उठा के वहां पे 4 लिखता, पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसमें, लिस्ट में और टपल्स में। वैसे टपल्स के बारे में बात चल ही रही है, तो आपको क्या टपल के बारे में एक चीज पता है कि टपल कभी सिंगल एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता है। अब ये बोलेंगे सर कुछ भी अजीबोगरीब चल रहा है आपका, मतलब हम स्टूडेंट है तो कुछ भी सुन ले क्या, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि टपल कभी सिंगल एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग आप घर पे जाके देखो कि टपल क्या सच में कोई एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल एलिमेंट स्टोर नहीं करता है टपल कभी भी। ओके, उसके रीजन तो बाद में जब आएगा तब बताऊंगा मैं। ओके, लेकिन आप अभी के लिए कंसीडर कर लो कि टपल में सिंगल एलिमेंट स्टोर करना जस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए आप चीटिंग कर सकते हो पाइथन के साथ, लेकिन ऐसे डायरेक्टली इम्पॉसिबल है। ओके, टपल हो गया। डिक्शनरीज पता है, डिक्शनरीज हैश मैप्ड है ना। डिक्शनरीज मतलब हैश मैप, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू, एक की और उसके लिए एक वैल्यू। मुझे अगर वो वैल्यू चाहिए तो मुझे वो की पता होनी चाहिए, सिंपल फंडा है ना। तो ये चीज जो है वो डिक्शनरी में होती है। अब सेट पता है, सेट, सेट नहीं पता है, तो सेट की क्या प्रॉपर्टीज है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है सेट, सेट का कोई ऑर्डर होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, यस। और एक और क्या होता है,
सेट की कोई ऑर्डर नहीं होती है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ओके, अनऑर्डर्ड इन द सेंस इस सेट में जो डेटा है वो आपने भले ही 1 2 3 4 5 6 बोल के स्टोर किया होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि अगली बार वो उसी तरीके से वापस आएगा, नो। ओके, एक और चीज है कि आप सेट पे इंडेक्सिंग कर सकते हो। इंडेक्सिंग सेट पे पॉसिबल नहीं है, सेट पे इंडेक्सिंग नहीं होती है। ओके, उसका रीजन मैंने पहले ही बताया कि सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि सेट ने इंटरनली ये चीज 1 2 3 4 5 6 में ही स्टोर करी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि 4th इंडेक्स पे कौन सा है ना? इसलिए इंडेक्सिंग वहां पे काम नहीं करती है सेट पे। वैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी और सेट ये पाइथन के इतने ज्यादा पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, इतनी सारी मेथड पाइथन में है इनके लिए कि आपको डीएसए सीखने की जरूरत नहीं है। आधा डीएसए इसी में आ जाता है, आधा डीएसए तो इसी में आ जाता है। मेरे पास बहुत बड़ा एरे दिया है किसी ने, बहुत बड़ा एरे है, इसमें मल्टीपल डुप्लीकेट एलिमेंट है। अब मुझे उसे हटाना है, मुझे उसे हटाना है, क्या कर सकता हूं मैं? कन्वर्ट कर दो सेट में। टाइपकास्टिंग पता है? टाइपकास्टिंग नहीं पता है? टाइपकास्टिंग नहीं करी है क्या? फिर तो क्या ही बोल दिया मैंने। अरे चेंज कर दो लिस्ट में, बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पाइथन आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखने की यही नहीं देता है कि आप सीखो। पाइथन बहुत काम अपने आप खुद भी कर लेता है। जैसे कि अगर आपको कोई लिस्ट है और उसको अगर ये करना है तो आप क्या करो, सिंपल, लिस्ट में से अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट हटाने हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको सेट में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही सेट में कन्वर्ट करोगे, सेट का क्या प्रॉपर्टी है, वो डुप्लीकेट रखता ही नहीं है। हो गया आपका काम, ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी की है वो पाइथन ने खुद करी है, हम क्यों करें, है ना? तो सेट पाइथन बहुत पावरफुल है, आप इग्नोर नहीं कर सकते पाइथन को। जस्ट लाइक कि इज इक्वल्स टू ओके, ये मान लो मेरा डेटा है, ये डेटा है। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है, लेकिन यूनिक एलिमेंट कितने हैं? ओके, 1 2 और 3 तीनों ही दिख रहे हैं। वो क्या करूं मैं? हो गया, ना किसी एल्गोरिदम की जरूरत है, ना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ना कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो पाइथन की प्रैक्टिस करो भाई साहब। आप बहुत वीक लग रहे हो सबके सब पाइथन में, ये सिर्फ प्रैक्टिस का ये है, अभाव है ना? प्रैक्टिस की कमी है ना? मतलब नमक में आयोडीन कम हो गया है ये वही है। नमक तो खाया आपने, लेकिन आयोडीन ही नहीं था उसमें। कोई नहीं, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। ओके, अब पाइथन में लिस्ट जो है वो लिस्ट नॉर्मल लिस्ट नहीं है, पाइथन की लिस्ट जो है लिंक लिस्ट है। ओके, पाइथन लिस्ट इज नॉट अ नॉर्मल लिस्ट। पाइथन की लिस्ट जो होती है वो लिंक्ड लिस्ट है, LINKED LIST। लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि वहां पे कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के बाद सेट नहीं होता है, वो अलग अलग जगह होता है। ये क्या होता है, ये नंपाई सिखाते समय सिखा दूंगा मैं आपको। यस, पाइथन में कौन से फंक्शन होते हैं? कौन से फंक्शन होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन पता है? जो यूजर खुद डिफाइन करता है, जो हम बनाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइन फंक्शन। बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो पाइथन में पहले से ही बने। इसमें से दो मैंने अभी यूज करे, एक टाइप और दूसरा लेंथ, है ना? ऐसे ही मीन होता है, मैक्स होता है, सम होता है ना? ये आप यूज करके देखो। ओके,
सही फंक्शन है पाइथन के अंदर, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक होता है सॉर्टेड, भी एक होता है जो सॉर्ट करता है, ओके, सॉर्टेड फंक्शन भी होता है। स्लाइसिंग आता है, स्लाइसिंग पता है, इंडेक्सिंग। पाइथन में अगर मुझे कोई चीज अगर रिवर्स करनी है, -1 कहाँ, तो फंक्शन से भी होता है और ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग से भी होता है, -1। स्लाइसिंग हम कोलन देते हैं, एट द एंड हम -1 देते हैं। वैसे -1 क्यों देते हैं? रिवर्स जाने के लिए। पाइथन नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है? ओके। अगर मैंने कर दिया यहाँ पे कर दिया 8 to 10, सॉरी 8 to 10, सॉरी यार, ये क्या आ गया 3,2। 8 to 10 में क्या आ गया 3,2। यही 3,2 में ऐसे भी ला सकता हूँ, ls क्या है, माइनस, या फिर निगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है पाइथन, ओके। इसलिए हम वो कर सकते हैं कि ls यहाँ पे कोलन -1 एंड डन, ओके, ये पॉसिबल है। निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में आपको एक पता होगा कि आप कभी भी जो लास्ट वाला ये दे आपने, जैसे कि 10, तो ये कहाँ पे जाएगा, 9 तक जाता है ना, ये पता होना चाहिए। रेंज फंक्शन पता है, 0 से स्टार्ट होता है, ओके गुड, नो प्रॉब्लम। तो चलो आपको आता है पाइथन, थोड़ा बहुत आता है। और लिस्ट के फंक्शन वगैरह तो पता ही होंगे आपको, अपेंड, एक्सटेंड, है ना, रिवर्स, सॉर्ट, कॉपी, इंसर्ट, और कौन से होते हैं? इंसर्ट और अपेंड में क्या फर्क होता है वैसे? लास्ट में ऐड करता है, बीच में, और अपेंड में और एक्सटेंड में? नहीं बताया। अपेंड में कभी 2 एलिमेंट देके देखे हैं? अपेंड कभी भी एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता है। एक्सटेंड कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐड कर सकते हो आप एक्सटेंड से, अपेंड से वो पॉसिबल नहीं, ओके, ये चीज समझ लो। कभी लिस्ट का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन किया है? तो पाइथन करो, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको पाइथन के, ओके, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपके लिए। पाइथन पहले अगर आता है सही तो आगे जाके हम सीख सकते हैं, ओके। और पाइथन में मुझे क्या लगेगा, फंक्शन, फंक्शन की शुरुआत कैसे करते हैं हम? डेफ, देन फंक्शन नेम, देन उसके बीच में मतलब उसकी बॉडी में एट्रीब्यूट्स, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं आता है क्या? एक तो पैरामीटराइज देना है तो हम वो देंगे, तो फिर सेल्फ होता है बाय डिफॉल्ट। सेल्फ वो फंक्शन में आता है, मेथड में आएगा। आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है था आपको? सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, ओके। नहीं, रिकर्सिव में नहीं आता। रिकर्सिव तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एक फंक्शन उसी को कॉल कर रहा है तो उसे हम रिकर्सिव कहते हैं। पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है सेल्फ। वैसे उसकी भी बहुत सही स्टोरी है। सेल्फ क्या है? सेल्फ देते हो ना, कुछ भी नहीं दिया तो सेल्फ लेना ही पड़ता है आपको, कुछ भी नहीं दिया तो भी सेल्फ चाहिए ही चाहिए।
बाय डिफॉल्ट चाहिए, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या सीखा है? कैंसलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन होता है पाइथन में? अरे बोलो कुछ। अरे कोई सदा वदा नहीं होने वाली, बोलो, मुझे पता तो चले कि मुझे इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया जाता है पाइथन में? नोट्स है तो देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है, या पीपीटी है? पीपीटी तो मत दिखाओ भी मत। नोट्स है तो ठीक है, फिर भी मैं मान तो लूंगा। पीपीटी, अरे यार ये तो ये ये तो लिखे वाले नहीं है क्या? नहीं वो नहीं चाहिए, लिखे वाले किसी के पास नहीं होंगे। अच्छा है क्या आपके पास? ठीक है, ये लिखने की कंपल्सेशन मैं ही करता हूँ, और मेरे इसमें आता है कि लिखो। एब्स्ट्रैक्शन है क्या? क्या किया एब्स्ट्रैक्शन में? सिंपली बता दो, पाइथन डज नॉट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन। पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। एनकैप्सुलेशन किया है आपने? तो कुछ भी नहीं किया है शायद, ये तीनों ने कुछ भी बोल रहे हैं। आपका हुआ ही नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था नहीं क्या आपको? नहीं, डिक्शनरी तक हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके कौन से क्लास में हुआ है फिर? पाइथन हाँ तो इनका उप्स तक आए नहीं हो क्या आप? नहीं, पाइथन और एसक्यूएल कर दिया। अरे नहीं यार, डिक्शनरी तक सोचे ना, डिक्शनरी के बाद पाइथन तो उप्स तो आएगा उस। आपको नहीं हुआ है? आपने कहाँ से पढ़ा है तीनों ने? चौथा भी। अच्छा चौथा ने। ओके, वैसे डेटा साइंस में उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सर मैम ने बोला था कि डेटा साइंस में कोई जरूरत नहीं है क्लासेस की। लेकिन वो अभी टॉपिक आया तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आपने किया तो कितना प्रिपरेशन किया। तो बता दूं कि पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, पाइथन में एनकैप्सुलेशन किया है, लिखा नहीं है। पाइथन में एनकैप्सुलेशन हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर से करते हैं, अंडरस्कोर से करते हैं, ओके। और वहीं पे कंसेप्ट आता है कि पाइथन इज जेंटलमैन्स लैंग्वेज। पाइथन एक जेंटलमैन की लैंग्वेज है। कि अगर मैंने अंडरस्कोर दे दिया तो सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि मैंने उसको छिपा दिया, तो समझ ले कि मैंने छिपा दिया। नो प्राइवेट, नो प्रोटेक्टेड, नो पब्लिक। पाइथन में कुछ भी नहीं होता, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक। पाइथन में क्या है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर दे दिया ना, हाइड हो गया, इतना होता है। पाइथन में सेल्फ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। पाइथन लिख लो, सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। पाइथन में जो सेल्फ होता है, पाइथन क्लास में सेल्फ बहुत बार आता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट क्यों होता है, क्या लगता है? वैसे एक चीज आपने और भी सीखी होगी, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट सुना है कहीं पे? एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। तो सिंपल चीज बताऊं आपको, अगर कोई भी पूछे, किसी ने भी पूछा, अगर वो डेटा नहीं है, डेटा इन द सेंस ये वाला, ये डेटा है ना? अगर वो डेटा नहीं है, अगर वो फंक्शन नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर वो डेटा नहीं है, अगर वो फंक्शन नहीं है, अगर वो कीवर्ड नहीं है, जैसे कि डेफ, ये कीवर्ड है ना? डेफ कीवर्ड है, पास एक कीवर्ड है, कंटिन्यू एक कीवर्ड है, ब्रेक एक कीवर्ड है, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सभी क्या है? कीवर्ड्स है। अगर कोई डेटा नहीं है, अगर कोई कीवर्ड नहीं है, अगर कोई फंक्शन का नाम नहीं है, अगर कोई क्लास का नाम नहीं है, ये सब छोड़ के अगर कुछ है पाइथन में, तो सभी के सभी चीजें ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, और सेल्फ खुद एक ऑब्जेक्ट है, ओके। और सेल्फ ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर मुझे पाइथन के क्लास बनाते समय, पाइथन के क्लास बनाते समय, या फिर मैं क्लास में कोई कोड कर रहा हूं,
और क्लास का कोई मेथड मुझे क्लास के अंदर ही कॉल करना है। क्लास का कोई मेथड, मान लो कि मुझे क्लास के अंदर ही कॉल करना है, होता है, बहुत बार होता है। हम क्लास का कोई एक मेथड बनाते हैं, उसे क्लास के अंदर ही कॉल कर लेते हैं। अगर मैं एटीएम का आपको बताऊं, तो एटीएम के एग्जांपल में ऐसे मान लो मेरे पास मेनू नाम का एक मेथड है, जिसमें क्या आएगा, सभी मेनू आएंगे। और एक विड्रॉ नाम की मेथड है, तो विड्रॉ नाम की मेथड में डायरेक्टली कस्टमर को नहीं दूंगा, वो बिना पासवर्ड के ही निकालेगा पैसा। मैं मेनू दूंगा, मेनू में जाओ, पासवर्ड डालो, देन पैसा निकालो। तो मेनू की जो मेथड है उसके अंदर किसकी मेथड आ रही है, विड्रॉ की मेथड आ रही है। तो विड्रॉ के मेथड को कॉल कौन कर रहा है, क्लास के अंदर ही तो मेनू मेथड कॉल कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का हक होता है। क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी पे, फिर वो क्लास का डेटा हो, क्लास की मेथड हो, उन सब पे किसका अधिकार होता है, ऑब्जेक्ट का, है ना। तो अगर क्लास के मेथड पर ऑब्जेक्ट का अधिकार है, तो क्लास की एक मेथड दूसरे मेथड को कैसे कॉल कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करे, क्योंकि वो मेथड है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। भले वो क्लास के अंदर है, लेकिन वो दूसरी मेथड है। जस्ट लाइक आपका फोन है, ओके, आपका फोन है, खुद का फोन है। अब आपका वो मान लेते हैं कि आपको किसी को नहीं देना है, तो भले आपका भाई है, तो रहते तो एक ही घर में हो, एक ही घर में रहने वाले हो, लेकिन आपका फोन आपका है, उस पे आपका ही हक है। क्लियर, ओके। तो इसे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ही पूरा हक होता है क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी पे। तो क्लास के अंदर तो मुझे पता ही नहीं कि कितने ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, क्या फिक्स होता है? क्लास बनने के बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं? क्लास बनने के बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे लाइक कि मैंने अगर कोई क्लास बनाया एटीएम, क्लास एटीएम, जो भी कोड लिखना है लिख लिया। अब अगर मैं दे दूं SBI इज इक्वल्स टू एटीएम और उसके अंदर अगर मैंने दे दिया, तो उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास के बाहर में उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, ये समझ लो, जिनका हुआ है वो समझो, क्योंकि अगर आगे जाके अगर कोई आता है, मैं तो जहाँ पे जब भी चीजें आएगी ना, मैं खुद समझा दूंगा आपको। मैं स्टूडेंट के भरोसे नहीं बैठता हूँ, मैं खुद समझा दूंगा जब जरूरत पड़ती है तब। लेकिन जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको क्लासेस की, फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शन बहुत बार आएंगे, तो फंक्शन कर लेने हैं, फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फंक्शन भूलने नहीं है, करना ही है, किसी भी हाल में फंक्शन करना है। ओके, तो पाइथन मुझे इतना चाहिए आपसे। स्टैटिस्टिक में इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, शुरुआत हम स्टैटिस्टिक से ही करने वाले, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। फिर अगर किसी को ये भी नहीं आता है कि 1 + 1 कितना होता है, मैं वहां से पढ़ाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन जो बेसिक हुआ है वो आपको थोड़ा बहुत करना होगा। जो चीजें मेरे हाथ में है डेफिनेटली मैं ले लूंगा, स्टैटिस्टिक में बहुत सही जाएगा आपका। कोई अगर बायोलॉजी से भी बिलोंग करता है, जिसने अब तक कोई मैथ नहीं किया है, लाइक 12th में भी उन्होंने कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री PCB लिया है, तो उनको भी हम मैथ पढ़ा देंगे, वो अपनी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन जो आप पढ़ के आए हो अभी, तो वो थोड़ा बहुत आपको करना होगा। तो पाइथन के डेटा टाइप, पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट, पाइथन की लूपिंग स्टेटमेंट और पाइथन के डेटा टाइप्स, सभी पाइथन के सभी डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल में पता है आपको कौन से आते हैं, इफ, एल्स, एलिफ। हाँ, उसी में एक नेस्टेड इफ भी आता है ना। एंड कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट कौन से, व्हाइल और फॉर। कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। एक और होता है एसर्ट नाम का, वो आपके लिए नहीं होता, एसर्ट नाम का होता है, ASSERT, एसर्ट, टेस्टिंग में यूज होता है। लाइक अगर आप चाहते हो कि कुछ नहीं है तो फटाक से एरर ये कर दो, शो कर दो, एसर्ट यूज होता है। ओके, कोई नहीं। तो यस, इतना। और फंक्शन, फंक्शन आने चाहिए, फंक्शन के अंदर सब कुछ आना चाहिए। लाइक पैरामीटर के क्या होते हैं, नॉन पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर होते थे कौन से टाइप के, वैसे कितने टाइप के पैरामीटर होते हैं,
नहीं पता। 4 टाइप के पैरामीटर होते हैं, पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड और अरे लिख लो 4 टाइप के पैरामीटर होते हैं, पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड, एट द एंड एक फोर्थ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। आपने कभी किया है एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाया और उसको पैरामीटर ही नहीं दिया और रन किया, ऐसा कभी हुआ है? ये भी आपको होने चाहिए, पैरामीटराइज फंक्शन में भी क्या क्या होते हैं। अगर ये चीजें होती है तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा, है ना। आगे जाके जो मैं काम कर रहा हूँ पाइथन में, तो वो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग तो भाई साहब कभी भी लगेगी आपको, कभी भी। स्लाइसिंग में भी अगर फैंसी इंडेक्सिंग आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ठीक है, फैंसी इंडेक्सिंग मैं सिखा दूंगा। पाइथन में फैंसी इंडेक्सिंग भी होती है। पाइथन बहुत लाइक ये है, जिस तरीके का होता है ना ये उसी तरीके का है, कहीं भी मुड़ जाता है ना। तो फैंसी इंडेक्सिंग भी एक पार्ट होता है पाइथन में, वो सिखा दूंगा मैं आपको, खत्म नहीं होता है कभी। तो यस, ये था मेरी तरफ से, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आपसे चाहिए वो। स्टैटिस्टिक में जैसे मैंने बोला कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं सिखा दूंगा। डेटा साइंस ऑब्वियस वो तो मेरे पास है, वो मैं सिखा दूंगा। देन नमपाई पांडास वो भी मेरे पास है, तो उस टाइम पे भी आपका बहुत सारा पाइथन होगा तो वो भी मैं सिखा दूंगा। देन और क्या आएगा आपका, बस इतना ही। मशीन लर्निंग ये आएगा, नमपाई पांडास है, मैटप्लॉट विजुअलाइजेशन, है ना, तो वो भी मैं सिखा दूंगा कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा यूज करना होता है, कौन सा यूज करना नहीं होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो सब कुछ होगा। आपको बस यही है कि 200% देना है अपना, है ना। आपको एक बता दूं, लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यस एज अ टारगेट मैंने लिया था एज अ फ्रीलांसर, एक टारगेट लिया था और 18 स्टूडेंट थे मेरे इसमें, 18 में से 17 प्लेस करे थे मैंने एक ही इसमें। सो एक्सपीरियंस बहुत है, तगड़ा एक्सपीरियंस लिया स्टूडेंट का भी। 18 में से 17, यू कांट इमेजिन। एज अ डेटा एंड साइंटिस्ट ये करे थे सबके सब, बस उनको यही किया था मैंने कि देना है तो 100% देना है, नहीं तो करो ही मत। 40 की बैच जो है वो स्टार्ट हुई थी, 40 की बैच स्टार्ट हुई थी। मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर फंडामेंटल से, पाइथन वाइथन तो दूर रहा, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया था। खोलने के बाद क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, क्या होता है, कौन सी चीज, मेमोरी क्या है, प्रोसेसर क्या है, सब कुछ वहां से स्टार्ट किया था। सीधा पढ़ते 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 कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वहां से C++, देन जावा पढ़ाया था थोड़ा बहुत रोबस्ट प्रोग्रामिंग के लिए, जावा, देन उनको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट भी दिखाया था, डिजांगो भी दिखाया था, लाइक 2-2, 3-3 दिन जावास्क्रिप्ट, 2-2, 3-3 दिन डिजांगो, देन पाइथन के बाद डिजांगो, देन ये नमपाई, पांडास, स्टैटिस्टिक, मैटप्लॉटलिब, पूरा डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, टैबल्यू, मशीन लर्निंग, एक्सेल, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें न्यूरल नेटवर्क कंप्लीटली। तो सभी जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट कंप्यूटर फंडामेंटल में ही निकाल दिए थे, जरूरत ही नहीं है। अगर जो आंसर चाहिए जो मुझे आपकी तरफ से चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो भाई साहब छोड़ दो, आप छोड़ दो। वो इंस्टीट्यूट में सेम इंस्टीट्यूट में दूसरे भी एक ट्रेनर थे, उनकी बैच में चले जाओ। तो ये किया था, लेकिन जो बैच बाहर निकाली थी, तो अब वो नाम नहीं लूंगा मैं ऑब्वियस, क्योंकि फ्रीलांसर नाम नहीं ले सकते किसी का, कहाँ पे काम किया। तो यस, ये कर दिया एंड डन। 18 में से 17 स्टूडेंट एक साथ प्लेस करे थे। हाँ, सभी बेंगलोर ही करे थे, पुणे में कोई चांस नहीं है, लेकिन यस करे थे। उसमें से आधे स्टूडेंट को अभी भी वर्क फ्रॉम होम है, अच्छे से कर रहे हैं। एक स्टूडेंट बस इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, वीक था इन द सेंस, एक तो ये नहीं था, जैसे मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मराठी स्कूल से बिलोंग करता हूँ, तो उसका भी सेम मराठी स्कूल से था, तो थोड़ा टाइम लगा उसे। अभी भी प्लेस है वो, बट एज अ डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगा उसे, लेकिन बाकी के सब कर दिए थे। तो ऐसा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 200% दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप इतने सही बन के जाओगे यहाँ से
कि आप खुद को अलग पाओगे। किसी इंटरव्यू में भी अगर जाओगे ना तो वहां पे छाप छोड़ के आओगे कि चलो इस बंदे को कुछ भी पूछो वो आता है इसे, या फिर कुछ भी करने को बोलो वो आता है इसे, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको अपनी तरफ से देना होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपकी बैच शुरू से मेरे पास ही आ रही, शुरू से इन द सेंस कई बार होता है कि स्टैटिस्टिक कोई और पढ़ाता है, नंपाई पांडास कोई और पढ़ाता है, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं सीधा ही आपको आके मशीन लर्निंग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, डेटा एनालिटिक्स कोई और लेता है। ऐसा नहीं है आपके साथ। तो आप मुझे सही है, मेरे लिए सही है कि आप जो है वो सीधा ही इससे मेरे साथ आ गए, स्टैटिस्टिक्स से ही मेरे साथ आ गए। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे पढ़ानी जरूर है, क्योंकि आप आगे जाके जब मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होगी तो मैं सीधा ही बता दूंगा कि ये याद करो मैंने इस क्लास में ये पढ़ाया था। तो आपको वो रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। जब मेरे पास किसी और से पढ़ के स्टूडेंट आते हैं, मान लो कि स्टैटिस्टिक्स किसी और से पढ़ा, मैं क्या ही याद दिला दूंगा कि ये याद करो, स्टूडेंट सीधा ही बोल देते हैं, अभी एक्सपीरियंस है मेरा,